What do you think is driving this Baba culture today? क्योंकि बाबा के केस में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक जो सरप्लस पैसा था हमारे पास में, तब उसका हम क्या करते, उसको फिर हमने धार्मिक कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। टाइम पर एक लौते ऐसे बाबा थे जो कि टीवी पर आते थे, जितना भी आपको कंटेंट मिलता है वो सारा आपको उन चीजों के बारे में कंफर्म करा रहा होता है कि हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही है। आचार्य प्रशांत, तो उनका ब्रांड किस तरीके से डिफरेंट है? वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, पूकी बाबा भी कर रहे हैं। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को इन अंधविश्वासों से बाहर लाने के लिए एक तरह से धर्म का सहारा ले रहे हैं। ग्रंथ में जो लिखा है वो बहुत बढ़िया है, ग्रंथों में हमारे जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान तो पूरे दुनिया में नहीं है, किसी रिलीजन के अंदर नहीं है। अब उनका स्टैचर इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद एक अथॉरिटी बन जाते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है उनके बारे में जब सोचता हूँ कि यार इन विचारों को किसी ने सच बताने की कोशिश ही नहीं करी। यहाँ पर अंधभक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई सच बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक तरह से नास्तिक परंपरा थी इंडिया के अंदर। तो ईश्वर है या नहीं है या कैसा है, एक है, द्वैत है या त्रैत है, इससे तुम्हारे जीवन के दुख नहीं खत्म होने वाले। तो सही सवाल ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में शांति कैसे है। ड्रेन बट ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ ही रहा है। वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको अब इंडियन से प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि वो अब यहाँ जॉब मिल नहीं रही है तो और वहाँ की जॉब खा रहे हैं। तो अब कहाँ जाए अब? जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने एक दिन मुझे ये बुक लाके दी एंड दिस इज़ कॉल्ड टेल मी वाई। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें एक ही बुक में आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ। और इस बुक की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज़ जस्ट लाइक दिस बुक, अ ह्यूमन वर्जन ऑफ दिस बुक। वो YouTube पे अपनी साइंस और रैशनैलिटी पे वीडियोस बनाते हैं और उनसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। और ऐसा ही हमने इस पॉडकास्ट में किया, काफ़ी सारे एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करी। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यूट्यूबर अर्पित द्विवेदी एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। वॉच इट टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड। That's her podcast. 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 Hi Arpit, thank you so much for driving all the way to our studio and I'm happy and honored to have you here. थैंक यू। So आपका कंटेंट मैंने YouTube पे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स इनटू साइंस एंड रैशनैलिटी एंड सो मेनी रेलेवेंट टॉपिक्स जो आजकल हम देख रहे हैं आसपास की हो रहा है। कुछ इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी चीज़ें, नए नए ट्रेंड्स वगैरह भी देखते हैं। सो जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू बिगिन माई टुडेज कॉन्वर्सेशन विद द पॉइंटर कि देखो हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल मैं भी मतलब अनिरुद्धाचार्य जो पूकी बाबा हैं उनके रील्स बहुत पॉपअप हो जाते हैं आते साथ ही। अभी क्या है कि दे आर ऑलरेडी एंटरटेनिंग ऑल्सो, तो मैं जितना देखती हूँ वो मुझे उतनी वो फीड दिखाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज ड्राइविंग दिस बाबा कल्चर टुडे, कि कैसे और क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है? सिर्फ एंटरटेनमेंट? लाइक आई बिलीव दैट दे आर दी ओजी इन्फ्लुएंसर्स, मतलब इन्फ्लुएंसर्स अब आए हैं इंस्टाग्राम पे बट दे हैव बीन लाइक इन्फ्लुएंसिंग द मासेस सिंस लॉन्ग। हाँ, एक्चुअल में बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही। और इसमें ना दो चीज़ें हैं जो अगर पूकी बाबा के केस को कर लेते हैं, पूकी बाबा के केस में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो ये है कि ही इज़ अ गुड एंटरटेनर, बहुत अच्छा एंटरटेनर है वो बंदा, डेफिनेटली इज। वो फैक्टर भी है। तो उससे क्या है कि जिन लोगों का एक रिलीजियस इंक्लिनेशन नहीं भी है ना, जैसे कि यूथ है हमारा, तो उसका उतना इंक्लिनेशन नहीं है बट स्टिल उनको मजा आता है वो रील देखने में। जिस तरह के वो जवाब देते हैं ना, तो वो एक तरह की कॉमेडी क्रिएट होती है और वो उसमें उसको लोग एंजॉय करते हैं। तो वो एक्चुअल में बहुत सारी रील्स भी बनाते हैं उनके, जो इस तरह के वो जवाब देते हैं, उस पर बहुत सारा कंटेंट बनता है, उनका मजाक उड़ाने के लिए, ट्रोल करने के लिए भी कंटेंट बनता है, बट वायरल तो हो ही रहे हैं उसके थ्रू। तो दूसरी चीज़ एक ये है कि जो बाबा कल्चर जो है इंडिया के अंदर ना, ये बड़ा पुराना है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अंदर ये चीज़ हमारे रिलीजन से ही आती है कि हमने गुरु को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है। हमने ये कहा है कि जो गुरु है उसका स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। ऐसी हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर ऐसी हमें चीज़ें मिलती हैं। तो जब गुरु का जो स्थान है वो इतना बड़ा है, तो फिर ऐसे में एक समाज के अंदर ऐसे लोग जरूर पैदा होते रहेंगे जो कि खुद को गुरु क्लेम करेंगे। और चूंकि एक आपने जो एक विचारधारा ऐसी चली हुई है समाज के अंदर, तो वो लोग उसको समझेंगे कि हाँ ठीक है, गुरु तो चाहिए, गुरु की तो जरूरत है हमारे जीवन में। तो ये चीज़ें वहाँ से आती हैं। अब ये क्यों इतना बढ़ गया, उसके पीछे वजह ये है कि आप देखें कि अगर 90 से पहले की अगर आप बात करें,
अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछें जो कि 90 से पहले की बॉर्न हैं, और उस समय पे क्या इस तरह का बाबा कल्चर चलता उस समय भी था, लेकिन जिस तरह का इनको आज जो जिस तरह का इनका कहेंगे ना जो इनको एक भव्यता मिली है वो उस समय पर नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि जब पैसा आया हमारे पास में 90s के बाद, जब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और बाहर से जो FDI वगैरह आई, तो उससे हमारी इकोनॉमी में पैसा आया। वो पैसा आया, उसके बाद आपने देखा कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी जो है धीरे धीरे इंप्रूव करने लगा। उसके बाद जो पैसा आया, तो वो जो सरप्लस पैसा था हमारे पास में, तब उसका हम क्या करते, उसको फिर हमने धार्मिक कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। हमने जो रिलीजियस टूरिज्म होता है वो शुरू हो गया। हमने बड़े बड़े आयोजन जैसे जागरण वगैरह जो है, ये जो कल्चर है जागरण का कल्चर, ये भी 90s से ही पैदा हुआ है। अगर आप देखें तो ये जो पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते, फिर बड़े बड़े जागरण होने लगे। हाँ, विशाल जागरण हो रहा है, 36वां विशाल भगवती जागरण, ऐसे बैनर्स लगे होते हैं। तो ये सारी चीजें वहां से शुरू हुई, और जो वो सरप्लस पैसा था वो हमने इस चीज में डाला। अब जहां पैसा डालोगे वो चीज बढ़ेगी, तो ये वहां से बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद में आप देखो कि आसाराम बाबा उस टाइम पर पॉपुलर हुए 90s में, बट उनको तो जेल भी हुई। और वो थे ना, वो जिन पे आश्रम बना है, वो दैट बाबा जिन पे आश्रम बना है ना, आश्रम सीरीज जो बनी हुई है, मतलब लूजली दे से लूजली बेस्ड ऑन हिज लाइफ, वो वाले भी तो होते थे ना। तो काफी सारे बाबाज ऐसे हैं जो जेल भी गए हैं, मतलब बावजूद इसके लोगों की आस्था इनमें कम नहीं होती। तो ये आप देखो जो आसाराम है उनका, अगर आप देखो कि किस तरह से वो उन्होंने भीड़ अपने आसपास जोड़ी, तो आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया था कि GTV पर उनका मॉर्निंग में 8 से 9 एक स्लॉट उन्होंने बुक किया। उस बीच में उनके प्रवचन आते थे, और जो उस समय केबल टीवी का टाइम था, तो घर घर में केबल टीवी थे, तो सुबह के स्लॉट में लोग उनको देखते थे। और वही मेरे ख्याल से उस टाइम पर एक लौते ऐसे बाबा थे जो कि टीवी पर आते थे। वहां से उन्होंने पॉपुलैरिटी और कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अब इसी चीज को जब लोगों ने देखा कि यार टीवी के जरिए इतनी भीड़ जुटाई जा सकती है, तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर हुआ क्या कि रिलीजियस चैनल लॉन्च होने लगे। एक माधवकांत मिश्रा थे पहले, एक आई थिंक रिपोर्टर थे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक रिलीजियस चैनल लॉन्च करा जाए। तो जो आस्था टीवी की शुरुआत पहले नहीं होते थे, मतलब इनकी भी एक वेव आई है। हाँ, तो आस्था टीवी की उन्होंने शुरुआत की वहाँ से। और वहाँ से फिर क्या हुआ कि जितने भी जो बाबा वगैरह थे जो कि चाहते थे कि भाई हम भी पहुँचे लोगों तक, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों तक पहुँचे। और बाबा जो रामदेव हैं उनका भी वो भी जो लोगों तक पहुँचे हैं, उसके पीछे भी टीवी का हाथ है। जो आस्था टीवी है, उन्होंने पहले तो वहाँ पर फ्री में ही स्लॉट उनको मिला हुआ था, और वहाँ पर जाते थे। और जिस तरह से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, इतनी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की कि उस पैसे से उन्होंने उस आस्था चैनल को ही खरीद लिया। तो आज जो उसकी ओनरशिप है वो बाबा रामदेव के पास है। तो इन चैनलों ने भी बहुत पैसा जो है बनाया है। एक्चुअल में जो पब्लिक जो थी ना हमारी पब्लिक धर्मभीरू प्रकृति की पब्लिक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा गुरु मिल जाए, उन्हें लगता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए हमें जो कि हमें गाइड करे, जो कि हमें बताए कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी कृपा हमारे ऊपर बन जाए, तो ताकि हमारे जो जीवन के जो भी दुख वगैरह हैं वो दूर हो जाएं। तो ये सोच है यहाँ लोगों की। तो मतलब मम्मी पापा भी वही बात बताते हैं, बट उनमें दम नहीं लगता। वहां पे तो क्लैशेस होते हैं। वही बात बाबा कह देंगे तो प्रॉबेबली, क्योंकि बाबा का ऑरा ऐसा है ना, बाबा ने ऐसा ऑरा क्रिएट किया हुआ है। बाबा बैठा हुआ है कहीं मंच पर, और वहां से जो है लोगों को प्रीच कर रहा है, तो लग रहा है ना यार इस बंदे के अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ कृपा वगैरह है इसके अंदर ऐसी कि जो हमारे ऊपर हो जाएगी तो शायद हमारे दिन बदल जाएंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं पूगी बाबा के केस के लिए बात कर रही हूँ, जितने उनमें रील्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी पॉपुलर। मतलब वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो जान के थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा से उस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ज्यादा लॉजिकल नहीं होंगे, कुछ भी जो मन आ रहा है पूछ रहे हैं, सो दैट उनको भी कहीं ना कहीं फुटेज मिल जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये साइक काम करेगी? आई डोंट थिंक कि जो उनके पास लोग जाते हैं वो इस सोच से जाते होंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत तरह के होते हैं और उनके पास बड़े अजीबोगरीब सवाल होते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मजा है वो ये है कि जो पूकी बाबा जो जवाब देते हैं वो जवाब वो वायरल होते हैं। सीरियसली, मतलब कोई आप सोचो कि ऐसी उन्होंने बातें की हुई हैं, मतलब जो कि एकदम मतलब अनसाइंटिफिक हैं, और एक बेसिक सा भी जो साइंस थोड़ा भी जानता होगा ना वो कहेगा कि यार ये बिल्कुल एकदम सरासर बेवकूफी वाली बात है। लेकिन वही चीज तो मजा पैदा करती है ना, कि एक बाबा जो जिस तरह के वो जवाब देते हैं वो भले ही अनसाइंटिफिक हो, भले ही इलॉजिकल हो, बट वो एंटरटेनमेंट पैदा कर रहे हैं ना वो, तो इस वजह से वो वायरल होते हैं।
हाँ वही ना, एक किसी को वही एक उनकी रील है ना, उसमें वो बोल रहे हैं कि एक बंदी कह रही है मेरे को मेरी बहू बहुत मारती, कह रही तुम भी तगड़ी हो जाओ तुम भी मारो। आई मीन यू कांट एक्सपेक्ट सच आंसर्स फ्रॉम आपको थोड़ा प्रीची आंसर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ कि नहीं मारना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक ही इज नॉट प्रीची एट ऑल, इज ही पूकी बाबा? हाँ, जब वो कथा वगैरह कर रहे होते हैं तो बेसिकली प्रीच ही कर रहे होते हैं। मैंने कथा की तो कोई उनकी रील देखी नहीं, पता नहीं वो इतनी पॉपुलर कथा की रील तो वो कथा की रील जो है उनके भक्ति देखते हैं जो यूथ है वो तो मोस्टली उनका जो कॉमेडी वाला जो पार्ट होता है वही देखते हैं। टॉकिंग अबाउट यूथ, अब हम जैसे बहुत डेवलप हो रहे हैं, हमारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, जेनजीज एंड ऑल, सपोजिटली ये लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट हैं, बट बावजूद इसके आजकल, क्योंकि हम बाबा कल्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइप के एंटरटेनमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो ये हम डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं या हम वहीं स्टक हैं या हम पीछे जा रहे हैं? मतलब जो यूथ भी है वो हमारा वो इस तरफ इंक्लाइंड है, मतलब पूकी बाबा के पास देखो तो सारे एज ग्रुप्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स भी बहुत आ रहे हैं, वो स्कूल की बातें करते रहते हैं कि हमारे को किसी से प्यार हो गया, हमारे को इस बंदी से हो गया, उस बंदी से, वो उनको बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, सो यंगस्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग इनटू इट। तो आपको लग रहा है कि आजकल की यंगस्टर्स की, जेंजीज की मानसिकता टुवर्ड्स ज़्यादा सुपरस्टिशन और इन चीज़ों में जा रही है, या डू यू थिंक कि वो साइंटिफिकली इवॉल्व कर रहे हैं? देखिए, हर तरह का यूथ है, हर तरह का आपको ग्रुप मिलेगा, जो कि ऐसा भी मिलेगा जो कि बहुत धर्मांधता है जिसके अंदर, बिल्कुल एकदम ब्लाइंड फॉलोवर टाइप के ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको यूथ के अंदर। ऐसे भी मिलेंगे जो कि थोड़े से कहें कि इस मामले में लिबरल हो गए हैं, वो कहते हैं कि भाई चलो ये अंधविश्वास वगैरह नहीं मानते, चमत्कार वगैरह नहीं मानते, बट हाँ ठीक है, जो हमारा धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो भी जो पूजा पद्धतियाँ हैं या फिर जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो उन सब चीज़ों को मानते हैं। एक फिर ऐसा भी वर्ग है जो कि क्वेश्चन करता है इन चीज़ों को, और क्वेश्चन करता है, बट उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जो रिलीजन वगैरह है उसमें जो चीज़ें हैं बताई गई हैं वो वैसी नहीं है, लिटरल नहीं है, बल्कि उनका कुछ और मीनिंग है, या कुछ मिस्टिज्म की तरफ चला जाता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं उनको ऐसे नहीं समझा जा सकता, इसमें कुछ ऐसा रहस्यवादी है। कुछ ऐसा भी है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो कि रैशनल भी है, जो कि कहता है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, और हमें जो अपना हमारे जो तर्क शक्ति है उसके द्वारा ही हमें काम लेना चाहिए, जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो वहाँ से आने चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो है अंधविश्वास है, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आप वेरीफाई कर सको। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इस तरह का मैंने सारे ही यूथ देखे हैं, क्योंकि मैं तो लगातार यही इसी तरह का कंटेंट बनाता हूँ, तो हर तरह के लोग मेरे से टकराते हैं, तो हर तरह का यूथ है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि ये जा किधर रहा है, हमारा जो मेजर प्रपोर्शन है वो किधर जा रहा है, क्या वो रैशनल बनने की तरफ बढ़ रहा है या वो और ज़्यादा अंधविश्वासी बन रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद उल्टी दिशा में जा रहे हैं, है ना? होना ही चाहिए था कि हम ज़्यादा रैशनैलिटी की तरफ बढ़ते। अब जब आप देखो ना कि जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आप देखो कि उनकी जो डेमोग्राफी है, अगर आप कभी चेक करो तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक बड़ा प्रोपोर्शन उसमें ऐसे लोगों का है जो कि किसी भी रिलीजन में आस्था नहीं रखते, किसी भी मतलब रिलीजन से बाहर हैं वो कहते हैं कि भाई वी आर इररिलीजियस, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। ऐसे लोग हैं वहाँ पर बहुत बड़े परसेंटेज के अंदर। अभी इंडिया के अंदर कुछ ऐसा सर्वे नहीं हुआ है, तो पता नहीं यहाँ पर कितने परसेंटेज हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि जब एजुकेशन आती है ना सोसाइटी के अंदर, तो सोचने की आपको शक्ति मिलती है, आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करते हो। जो हमारा यूथ है अभी, उसने ठीक से चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया है, और जब ये क्वेश्चन करना शुरू करेगा तब ये चीज़ें बाहर, तब ये जो क्लियरिटी है वो आने लगेगी, वो अपने ऑटोमेटिकली रैशनैलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अब जिस तरह का माहौल देश के अंदर देख रहे हैं, और जिस तरह का धर्म को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और खुद स्टेट की तरफ से ये मतलब लगता है कि सारी चीज़ें स्पॉन्सर की जा रही हैं जस्ट फॉर द वोट्स, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप देखो कि मतलब जितने भी आपके, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पर से आपको कहीं कोई ऐसा कंटेंट बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है जो कि आपको सोचने का मौका दे, आपकी जो अंदर जो भी बाइसेस हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन करने का मौका दे। जितना भी आपको कंटेंट मिलता है वो सारा आपको उन चीज़ों के बारे में कंफर्म करा रहा होता है कि हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो यूथ है वो उसको, उसकी जो ब्रेन है उसको उतना एक्सेस नहीं मिल रहा, जो कि गलत है।
हाँ, मतलब दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो आजकल मेरे को पता नहीं आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ सच हैवी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कौन मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। लाइक टीवीज अब घर पे नहीं है अगर यू कॉल ऑफ मेन स्ट्रीम। तो सोशल मीडिया पे भी मैं अगर जैसे हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि हम अपने चैनल्स पे देखें कि किस तरीके का ज़्यादा देखा जा रहा है, व्यूअरशिप कौन से कंटेंट पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो रिलीजियस कंटेंट पे है। एंड आप अपने एनालिटिक्स चेक करोगे तो दैट इज यूथ ऑल्सो, लाइक 55-60 ईयर्स वाले उतने नहीं देखते आपको। छोटे जो कैटेगरी में, जो एज में कैटेगरी में है, जो छोटी एज कैटेगरी में, वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो अभी ये तो आपको डेमोक्रेटिकली अवेलेबल है, इसमें आपको कोई गाइड नहीं कर रहा। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इट्स टोटली आई थिंक योर कॉन्शियस डिसीजन एंड आपकी प्रेफरेंस है, उसी चीज़ को आप देख रहे हो, उसी चीज़ को। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये कंटेंट क्रिएटर्स को भी मजबूर कर रही है वही सप्लाई करने को जिसकी डिमांड है। आई थिंक डिमांड आ रही है वहां से। एक्चुअली में एल्गोरिदम ऐसी है ना कि आप जो चीज़ देखना शुरू करोगे वही आपको रिपीटेडली दिखाई जाएगी। एग्जैक्टली। सो अभी हम बाबा कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आपने 2 टर्मिनोलॉजीज यूज करी, गुरु एंड बाबा। इसमें एक तीसरा हम एक ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव, आचार्य। एंड वी विल टॉक अबाउट आचार्य प्रशांत। तो उनका ब्रांड किस तरीके से डिफरेंट है? वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, पूकी बाबा भी कर रहे हैं। सो मतलब हाउ डू यू सी एंड विच वन डू यू थिंक वुड बी लाइक is more impactful and better for youth? देखिए, आचार्य प्रशांत का क्या है, उनका जो भी वो बातें करते हैं मोस्टली 90% जो बातें हैं वो अच्छी ही बातें हैं। वो उसमें किसी को सही ही गाइड कर रहे हैं, वो गलत गाइड नहीं कर रहे। बट जो प्रॉब्लम जो आती है ना, वो जो 10% वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और वो भी थोड़ा सा डिबेटेबल है। उसको भी मैं 100% नहीं कह सकता प्रॉब्लमेटिक है, उसमें थोड़ा सा डिबेट हो सकती है। और वो पार्ट ये है कि जब रिलीजन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो वहाँ पर वो चीज़ों को थोड़ा सा घुमाना शुरू कर देते हैं। अब क्लियरली नहीं बोलते चीज़ों को। अब जैसे कि आप उनकी पूरी जो आइडियोलॉजी है, अगर आप देखोगे, वो पूरी रैशनल आइडियोलॉजी है। भाई आप आत्मा को, सोल को नहीं मान रहे। आपने जो ईश्वर की जो जिस तरह की परिभाषा है धर्म ग्रंथों के अंदर है कि भाई जो क्रिएटर है, जो कि जिसने की दुनिया को बनाया, आप उस परिभाषा के साथ अलाइन नहीं कर। आपका जो गॉड है वो काइंड ऑफ ऐसा है जैसे स्पिनोजा गॉड होता है, जो कि मतलब जिसका कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कुछ भी गॉड बोला आपने? स्पिनोजा। इस पे थोड़ा बताएंगे। स्पिनोजा एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये गॉड एक ऐसा है जिसने कि इस दुनिया को बनाया, और उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। उसने बस बना के उसने छोड़ दिया। जस्ट लाइक कि कोई वॉच मेकर है, उसने घड़ी बनाई, उसमें चाबी भरी और उसको छोड़ दिया। अब वो अपने हिसाब से जो उसके पुर्जे वगैरह हैं वो अपने चल रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह का गॉड है जिसको कि मतलब हमारे जो भी हम कर रहे हैं गलत या सही, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने हिसाब से यूनिवर्स वर्क कर रहा है। तो इसको स्पिनोजा गॉड कहते हैं, मतलब कि जिसको कि कुछ लेना देना नहीं है आपके जो भी आप कर रहे हो। तो इस तरह की मतलब जो चीज़ें हैं। तो और जबकि जो रिलीजन का गॉड है उसको तो बहुत कुछ लेना देना है, और उसको तो ह्यूमन से तो बहुत ज़्यादा लेना देना है। हिसाब मेंटेन हो रहा है वहाँ पे, तो हर एक्ट का, आपकी इंटेंशंस का भी फॉर दैट मैटर। हाँ, मतलब जो आप मन में सोच रहे हो ना, वहाँ उसका भी वो रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का जो गॉड है, ये रिलीजियस गॉड है। तो वो मतलब इस तरह की चीज़ों से अलाइन नहीं करते, इस तरह की चीज़ों को सही नहीं मानते। और जैसे कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, रीइनकार्नेशन का, यस। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी वो मतलब उस तरह से नहीं मानते, जैसे कि जैसा एक्चुअल में है ग्रंथों के अंदर। ग्रंथ तो ये कहते हैं कि आप जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हो, उसके अनुसार आपका जो है नेक्स्ट जो बर्थ है वो होता है। ये ऐसा है ग्रंथों के अंदर। लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, वो उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये है कि जो आप जो भी अच्छा बुरा करते हो उसके हिसाब से इसी जन्म में, इसी लाइफ के अंदर आपके साथ वो चीजें घटित होती हैं। जो होगा इसी लाइफ के अंदर होगा। तो वो उसको उस तरह से लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ग्रंथों के अंदर नहीं है उस तरह का कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए उनके काम को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को इन अंधविश्वासों से बाहर लाने के लिए एक तरह से धर्म का सहारा ले रहे हैं वो। और वो एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी लगता है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे लोगों को बताओगे कि भाई ये जो सारे जो आप सोच कर बैठे हुए हो, जो आपने जो धारणाएं बनाई हुई हैं, ये सब फॉल्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये चीज़ें किसी भी तरह से साइंटिफिक नहीं है और किसी भी तरह से वेरीफाइबल नहीं है।
तो अब ऐसे किसी को बोल दोगे तो उसका तो दिल टूट जाता है, उसकी आस्था है, उसका फेथ है उसके अंदर। तो बहुत सारे केवल वो आचार्य प्रशांत नहीं, पास्ट में भी लोगों ने कोशिशें ऐसी की हैं कि भाई जिस चीज में इनका फेथ है उसी चीज का सहारा लेकर इनको हम कुछ अच्छी बात बता सकें। तो वही चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ग्रंथ हैं, गीता हैं, उपनिषद हैं, उनको रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, उनकी उनमें जो लिखी बातें हैं उनको इस तरह से रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा मैसेज चला जाए। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको एग्जाम्पल्स देते हैं कि हाँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग है, हाँ, उस तरीके से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ठीक लगता है, लेकिन समस्या इसमें ये आती है कि जो आस्था है लोगों की उन ग्रंथों के अंदर, उस रिलीजन के अंदर, वो आस्था नहीं टूटती। उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि लोगों को एक वैलिडेशन मिल जाता है। लोग तो वैलिडेशन नहीं चाह रहे हैं ना, उनको तो वैलिडेशन चाहिए कि भाई जो मेरा धर्म है वो सबसे सच्चा है, मेरे ग्रंथ में जो लिखा है वो बहुत बढ़िया है, उस ग्रंथों में हमारे जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान तो पूरे दुनिया में नहीं है, किसी रिलीजन के अंदर नहीं। यही तो वैलिडेशन चाहिए ना एक धार्मिक आदमी को। तो वो वैलिडेशन वहां से मिल रहा है उनको। उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि वो जो रैशनल बन सकते थे, जो कुछ सीढ़ी अगर और चढ़ते वो रैशनैलिटी की, तो वो मतलब एक पूरी तरह से रैशनल बन जाते, वो नहीं बन पाते। और ये एक मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है, खासतौर पर यूथ को लेकर। अगर मान लो कोई 50+ बंदा है और वो इस तरह के थॉट्स रखता है या उसको अपने धर्म में आस्था है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूथ है ना, मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है वो मजबूत बने, वो इतना मजबूत हो कि अपने अंदर की जो आस्था है उसको सवाल कर सके, इतनी मजबूती हो उसके अंदर। वो मजबूती उसकी चली जाती है क्योंकि उसको एक वैलिडेशन मिल गया ना, वो सवाल नहीं करेगा। हाँ, मतलब आपको अपने बिलीव्स बनाने के लिए अपने एक्सपीरियंस और रैशनल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप कुछ लिखी लिखाई बातों पे या कोई एक आदमी बोल रहा है या एक औरत बोल रही है या एक मॉडल बोल रहा है उनकी बातों पे। इससे मेरे को एक और भी आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि जैसे अभी हम धर्म ग्रंथों की बात करें कि वो धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं यूथ को कुछ लाइन पे लाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अब आप ये देखें कि यहाँ पे उनका खुद का स्टैचर भी इतना बड़ा हो रहा है, या फॉर दैट मैटर आचार्य प्रशांत की जगह आप कोई XYZ किसी के भी, बिकॉज इन द पास्ट देयर हैव बीन पीपल एंड आचार्य प्रशांत के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अब उनका स्टैचर इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद एक अथॉरिटी बन जाते हैं। इसको भी अब इस जाल से कैसे निकले? मतलब धर्म ग्रंथों का एक वो है कि एक तो वहां से बिलीव्स आ रहे हैं, एक बिलीफ सिस्टम वो बंदा खुद बन जाता है। सही है कि अब क्यों एक वो है ना, शायद से PK मूवी में बोला था या ओ माय गॉड में बोला था कि इनसे इनका धर्म मत छीनो, तो तुम्हें बना देंगे। बट वो वैक्यूम तो रहने वाला है अभी, या वो हटा के किसी चीज को भी रख लो, तो ये पूरी विशेष सर्कल से कैसे बाहर निकला जा सकता है? इसका तरीका यही है कि अच्छा पता है दिक्कत क्यों हुई है, ऐसी इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हमें खासतौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर किसी ने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं करी। और मुझे ना इस चीज़ को जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे बड़ा जब मैं मैसेज को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख लगता है उनके बारे में। जब सोचता हूँ कि यार इन विचारों को किसी ने सच बताने की कोशिश ही नहीं करी इनको। और क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ पर अंधभक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कोई सच बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। उसको पता था अगर उसने खरा सच बोला तो उसकी बात, पहली बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ। गालियां पड़ेंगी वो अलग से पड़ेंगी। तो ये बड़ा दिक्कत है। जबकि आप वेस्ट में देखो, वेस्ट में क्या हुआ है कि वहां पर जो रिलीजन है उससे इंडिपेंडेंट भी फिलोसफर्स हुए हैं। वो फिलोसफीज उन्होंने रिलीजन से इंडिपेंडेंट दी हैं। वहां पर आप देखो ग्रीक फिलोसफर्स हैं और उनका वर्क सर्वाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि इंडिया के केस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो भी फिलॉसफी है वो रिलीजन के साथ हैंड ऑन हैंड है, वो रिलीजन से अलग नहीं है। और या फिर हम ये कह सकते हैं जो रिलीजन से अलग जो फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी सर्वाइव ही नहीं करी। और इसका भी हमें उदाहरण मिलता है कि जो चारवाका जो थे उनका कोई भी ग्रंथ अवेलेबल नहीं है आज। चारवाका एक तरह से नास्तिक परंपरा थी इंडिया के अंदर, जो कि जिस तरह के जो ये ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों का खंडन करते थे। वो कहते थे ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमागी भ्रम है, आपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं और ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी परंपरा थी हमारे देश के अंदर और बड़ी हेल्दी परंपरा थी। और हेल्दी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि उनका खंडन हमें मिलता है, उनके बारे में जो हमें पता चलता है, तो वो उनका जो खंडन जिन्होंने किया है, जिन लोगों ने उनका खंडन किया है, वो खंडन हमें जब ग्रंथों में मिलता है उनका, तब हमें पता चलता है कि ऐसी एक परंपरा एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर। Okay. तो सोचो इतनी एक हेल्दी परंपरा उस टाइम में,
जबकि मुझे लगता है कि वेस्ट में शायद इस तरह का कोई सोच भी नहीं पाता होगा। तो उस टाइम में एक ऐसी हेल्दी परंपरा इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा हुआ, उनका कोई ग्रंथ नहीं बचा हुआ। तो दैट मीन्स कि हम इतने इनटॉलरेंट थे। हम कहते हैं कि भाई हम बड़े टॉलरेंट लोग थे, हमने तो इतनी संस्कृतियों को जगह दी है और हम तो बड़े, लेकिन भाई आपके जो चारवाका थे उनके कहाँ चली गई फिलोसफी? वो क्यों नहीं आप सर्वाइव कर पाई यहाँ क्योंकि पर? आपने बोला मैं आई एम टोटली अनअवेयर, मैंने कभी सुना भी नहीं है। जबकि वेस्ट में आप देखो, वहां के जो फिलोसफर्स हैं जो कि रिलीजन से इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, उनका वर्क सर्वाइव कर रहा है वहां पर। यहाँ पर क्यों नहीं सर्वाइव कर रहा? इवन बुद्धा को ले लो आप। बुद्धा जो है, वो जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जबकि बहुत चाइना में और बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पर वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें सवाल पूछना चाहिए कि भाई जब हम इतने टॉलरेंट थे तो ये चीजें कैसे हुई? जो बुद्धा है, बुद्धा ने भी तो जो बात करी वो रैशनैलिटी के काफी करीब है। वो उन्होंने कोई अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया, वो ईश्वर का समर्थन नहीं करते थे। वो कहते ईश्वर वगैरह सो छोड़ो, तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है, दुख तुम्हारे जीवन का कैसे खत्म हो, इस बारे में विचार करो। ईश्वर है या नहीं है, या कैसा है, एक है, द्वैत है या त्रैत है, इससे तुम्हारे जीवन के दुख नहीं खत्म होने वाले। तो सही सवाल ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में शांति कैसे आए। तो अच्छा विचार था उनका, लेकिन वो वर्क सर्वाइव नहीं करता यहाँ पर। वो चीजें खत्म हो जाती हैं और जो अंधविश्वास है वो बढ़ चढ़कर सामने आ जाता है। तो ये चीजें, तो ये जो केस था इंडिया का ना, तो यहाँ पर हुआ क्या कि लोगों ने सच बोलने की हिम्मत नहीं करी। तो आज जो हम सोसाइटी देखते हैं जहां पर इतनी ज्यादा अंधभक्ति हमें देखने को मिलती है, उसका रीजन यही है कि लोग चाहकर भी सच नहीं बोल पाते। अब आचार्य प्रशांत का ही अगर हम केस लें तो भाई वो भी कोशिश यही कर रहे हैं, वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर सीधा सच बोला तो कोई सुनेगा ही नहीं। या वही चीज है कि आपको अपनी फॉलोइंग की भी चिंता है। मतलब आपका जो आपको सपोर्ट करता है जो ग्रुप, आप उसका सपोर्ट चाहते रहना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये लोग, क्योंकि मेरे को लगता है कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर बड़ा बनता है तो लोगों को लेके ही आगे बड़ा बनता है। अपने आप में कोई इतना बड़ा नहीं बन रहा। और वो एक ना कहीं हर एक को डर होता है कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, हमारी जो फॉलोइंग है वो नहीं जानी चाहिए। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं चीज ये भी है, और वो चीज भी बड़ी सही है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है कि कोई भी अगर आप काम करते हो, उस काम के लिए पैसा चाहिए होता है। बिना पैसे के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो अगर आप कुछ समाज में कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे हो, सोशल वर्क आपने कुछ करने का ठाना हुआ है, तो वो बिना पैसे के वो भी नहीं चलेगा। तो पैसा तो चाहिए उसके लिए। और पैसा कौन देता है? पैसा भक्त देते हैं। जो व्यक्ति जाग गया, जिसको पता चल गया सच्चाई क्या है, तो वो अपने लाइफ में मस्त हो जाएगा। वो और मोस्टली होता ही है। जो रैशनल लोग होते हैं, आप ज्यादातर देखो, बहुत कम होंगे जो कि इतने आउट स्पोकन होंगे, जो कि कोशिश करेंगे यार चलो यार हमें कुछ सच पता चला है तो लोगों को चलो जगाते हैं, इनको भी बताते हैं। उनको पता चल गया, उन्होंने कहा यार ये बेवकूफ़ हैं, इनको बताऊंगा, फालतू में गाली खाऊंगा, यार अपना लाइफ मस्त जीता हूँ, छोड़ो इनको, जैसे जी रहे हैं इनको जीने दो। मोस्टली लोग यही जो है अप्रोच अपनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर खुजली होती है, वो कहते हैं नहीं यार मेरे को पता चला है तो लोगों को भी पता चलना चाहिए, तो वो निकल कर बाहर आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो दिक्कत यह है कि जो रैशनल, अगर आपको ये रैशनैलिटी को लेकर अगर आप चल रहे हो तो उतना आपको ना लोग, पैसा नहीं आता आपके पास में, क्योंकि आप एक थोड़े लोगों तक ही आपकी बात पहुंचती है। उन थोड़े लोगों में से भी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि चलो यार इसको थोड़ा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करा जाए ताकि ये जो बात है और लोगों तक पहुंचे। जबकि जो भक्त हैं वो पैसा देते हैं दबा के, क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए। पैसा भी देते हैं और उनके थ्रू, मतलब वही मेरे को तो अब सारा समहाउ चाहे कुछ भी कह लो, क्योंकि हर किसी को, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम आसाराम बापू जी के, उन्होंने भी सहारा मीडिया का ही लिया है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, या तो ये उस टाइम का, जैसे गुरु नानक जी के, वो लोग तो अलग ही लोग हो जाते हैं। वो तो खुद पैदल चल के अपनी कर्मों से और अपनी वो लोग अलग ही लोग थे। उनका अलौकिक कुछ सीन था, तब जाके लोग उनके साथ अटैच हुए। अभी क्या है कि प्लेटफॉर्म्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो कहीं प्लेटफॉर्म की फॉलोइंग भी आपको चाहिए। वो लोग या तो डायरेक्टली आपको देंगे या इन द फॉर्म ऑफ फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग, दे विल ब्रिंग यू बिजनेस, आई दे विल गिव यू मनी और दे विल ब्रिंग यू बिजनेस। सो नोबडी वांट टू जेपरडाइज दैट। मतलब पैकेज कर देंगे किसी तरीके से भी कुछ भी। तो वो होता है ना, जैसे गोलियां होती हैं, दवाई है, ऊपर शुगर कोट कर दिया, फिर पिल दे दी, वैसा कुछ आई थिंक हो रहा है। चीज है कि शुगर कोट करके जो सच है उसको सीधा सीधा नहीं बताना है, उसको शुगर कोट करके देना है। बट दिक्कत फिर उसके साथ यही हो जाती है कि जो अंधभक्ति है ना, वो खत्म नहीं होती। अब जैसे आपने कहा ना कि जो लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि उस व्यक्ति को ही गॉड मान लेते हैं। आप आचार्य प्रशांत के केस में देख लो, मेरी 2 वीडियोस हैं, कभी आपको मौका मिले तो जाके कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि
ये जो लोग हैं जो कि आचार्य प्रशांत से जुड़े हुए हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा बट मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो एक्चुअल में व्यक्ति पूजक ही बन गए। वो आचार्य प्रशांत को ही पूजा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। उनके खिलाफ आप गीता के उपनिषद के खिलाफ कुछ अगर कोई क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म भी अगर आप करोगे तो उसको भी वो झेलेंगे नहीं, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दैट मीन्स यही है ना कि भाई आपकी सोच तो नहीं डेवलप हुई ना, आपने अपनी चीजों का क्वेश्चन करना नहीं सीखा। दैट मीन्स कि आप रैशनैलिटी की तरफ नहीं बढ़े, आपको जस्ट जो वैलिडेशन चाहिए था वो वैलिडेशन मिल रहा है वहां से, जस्ट इसीलिए आप वहां पर बैठे हो। वहाँ पे बैठो। ये तो फिर भी हम आचार्य और गुरुओं की बात कर रहे हैं, एक्टर्स उनके आप मंदिर बनाते हो, आप उनको पूजते हो, मतलब पता नहीं एक सेगमेंट आई थिंक है वो बनना ही फॉलोअर चाहता है फॉर सम रीजन। हाँ, तो ऐसा वो देखो रहेगा, और वो उसकी जो रीजन है ना, उसका रीजन भी बायोलॉजिकल है। अच्छा, हाँ, ये बायोलॉजिकल रीजन है कि कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, आप उनको कुछ भी करके रैशनल नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी बायोलॉजी ही उसी तरह काम करती है। और केवल उनकी नहीं, मोस्टली जो हम लोग हैं, हम लोग इसी तरह के बने हुए हैं। हमारी जो बायोलॉजी है वो एवोल्यूशन के थ्रू हम ऐसे ही डेवलप हुए हैं कि हमें बिलीव करना अच्छा लगता है, हमें बिलीव करने में मजा आता है। बिलीव करना किसी पे हम चाहते हैं, हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसी कोई फिगर मिल जाए जिसकी छत्र छाया में जाकर हम रिलैक्स फील कर पाए, हम कहें कि हाँ यार ये अपने ऊपर है ना, तो अपने को टेंशन नहीं है। तो ये हमारी बायोलॉजी ऐसी है ह्यूमन बीइंग्स की। ओके, सो अभी जैसे हम रैशनैलिटी की भी बात कर रहे हैं और हमने रीबर्थ और रीइंकार्नेशन की भी बात करी है, बट समहाउ कुछ चीज़ें लगता है कि जो रैशनैलिटी के परे हैं, जो हम कितना भी चाहें एज ह्यूमन बीइंग्स, शायद उनको साइंटिफिकली प्रूव कर पाना मुश्किल हो जाता है, आइदर दिस वे और दैट वे। रीबर्थ के कुछ कहानियाँ शायद मैंने भी सुनी होंगी, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है रीबर्थ में, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ? आप भी अपने एग्जाम्पल से कुछ बताइए कि आपने अपनी रिसर्च में पढ़ा हो, और ऐसे न्यूज़ में आए दिन कभी ना कभी आता रहता है कि हाँ, फिर लगता है कि ये तो प्रूव ही हो गया, क्योंकि जो बंदा वो बात बता रहा है कि हाँ फिलानी जगह पे अगर एक कोई उसको ट्रेजर मिला है तो वो मिला है, उसने बोला है, एंड देयर इज नो लॉजिकल वे टू सपोर्ट दैट। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? एक्चुअली में होता क्या है कि हमें ना चमत्कार में मजा आता है। अगर आपको कहीं जैसे पता चले ना कि वहाँ यूएफओ दिखी है, वो चीज़ खटाखट फैलेगी, न्यूज़ एकदम फैलेगी लोगों तक। इसी तरह जो ये है रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर पता चलता है कि भाई पुनर्जन्म हुआ है किसी का, तो ये न्यूज़ फैलती है। लेकिन अगर उसका जब भांडाफोड़ होता है, वो न्यूज़ नहीं फैलेगी, कभी भी नहीं फैलती। अच्छा। और ऐसे केसेस हैं, लेकिन चक्कर है ना, वो न्यूज़ फैलती नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा में तर्कशील सोसाइटी है, उनका काम ही ये है कि इस तरह के केसेस जो उनके पास आते हैं वो उसकी जांच करते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं। और अगर आप उनका जो उनकी बुक्स अगर आप पढ़ें तो उनमें वो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ ऐसा हुआ था कि भाई पुनर्जन्म हुआ है, और वहाँ पर गए, उन्होंने जो पूरा केस है उसकी छानबीन करी, और उसके बाद उन्होंने पाया कि भाई ये पूरा जो केस था फर्जी था। अच्छा। लेकिन वो आपको कभी न्यूज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मजा नहीं है ना। हाँ। मजा तो इसमें ही है ना कि वो यार उसका पुनर्जन्म हो गया वहाँ पर, उसमें मजा आता है हमको। तो ये जो केसेस होते हैं ना, बेसिकली ये जो है केवल व्यक्ति की आप बीती पर आधारित होते हैं। इसको साइंटिफिकली जांचने का जो स्कोप है, एक तो उतना होता नहीं है, और अगर है भी तो वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। उसको वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है ना, जिस तरह से होना चाहिए, वो न्यूज़ में आ जाती है, मीडिया में छा जाती है, सब तरह होले हो जाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से साइंटिफिकली हमें जांचना चाहिए वो जांच नहीं हो पाती। और आज तक किसी भी केस की ऐसी जांच नहीं हो पाई है। एक साइंटिस्ट हैं वेस्ट के, साइंटिस्ट नहीं, आई थिंक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, इयान स्टीवेंसन। उनकी बुक है, उन्होंने पूरे जो दुनिया के अंदर जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स थे रीबर्थ के, उसके ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिखी है। जो भी केस उन्हें लगा कि ये इनमें कुछ दम है, इस तरह की उन्होंने बुक लिखी हुई है पूरी। बट उसमें भी क्या है ना, लोगों की वो अब जैसे कहीं किसी का रीबर्थ हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर वो, और उसके बाद उन्हें तुरंत तो पता नहीं चला, वो पता चला जब धीरे धीरे पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया में पता चल गई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ पर। उसके बाद फिर वो गए वहाँ पर, तब तक क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। मतलब जिसका भी रीबर्थ हुआ है उसके पास तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, और उसके बाद फिर जब आप उसकी जांच कर रहे हो, जो भी वो अपने आपको बता रहा है, तो अब उसको आप कैसे ये जज कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें इसको पता नहीं थी, ये चीज़ें इसके, ये जो इन्फॉर्मेशन जो ये बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास किसी जरिए से नहीं पहुंची। भाई एक्चुअल में अगर ऐसा हुआ है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस तक नहीं पहुंची, पहले हम ये डिसाइड करें। उसके बाद फिर हम उससे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिससे कि ये पता चले कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन थी
ये तो उसके पास हर हालत में नहीं पहुंची है और उसके बाद वो उसमें से कुछ ऐसा बता दे। तो होता यही है कि वो केस पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है और उसके बाद तब जाके कोई एजेंसी जो जांच करने के लिए पहुंचती है वहां पर और उसमें फिर कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है। बेसिकली आप देखो, साइंस के नज़रिए से अगर देखा जाए इस कॉन्सेप्ट को, तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर वाकई में रीबर्थ हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसी कोई मेमोरी है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से जो कि डेड हो गई एंड देन वहाँ से वो मेमोरी निकल कर किसी नए शरीर में चली जा रही है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि वो जा कैसे रही है, वो उसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है मैकेनिज्म। और जहाँ तक साइंस जो इस दुनिया को जैसे समझता है, तो उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म निकल कर नहीं आता कि जिस मैकेनिज्म की वजह से वो मेमोरी का ट्रांसफ़र हो सकता है वहाँ पर। और अगर इस तरह से मेमोरी ट्रांसफ़र हो सकती है तो फिर किसी बच्चे को वो मेमोरी क्यों नहीं याद रहती जबकि वो पेट के अंदर होता है माँ के। वो मेमोरी भी तो याद होनी चाहिए, वो ज़्यादा करीबी है आपके, लेकिन वो मेमोरी याद है उसको कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो मेमोरी याद नहीं है कि बचपन में जब पेट में था तब क्या हुआ था, या जब वो 1 साल का था तब क्या हुआ था उसके साथ। वो मेमोरी उसको याद नहीं है। राइट। बीके शिवानी जो हैं काफ़ी अच्छा बोलती हैं, उनको सुनना बड़ा सूदिंग लगता है, सूदिंग टू ईयर्स एंड ऑल। तो वो उनसे उनकी एक स्टेटमेंट है, उनको बोलते हुए सुना, तो वो कहते हैं अपने संस्कार साथ लेके आते हो आप। दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार विच शी एडवोकेट्स कि तो ये मेमोरी क्या वो संस्कार, पता नहीं, दैट कैन बी अनदर वे ऑफ पुटिंग इट। क्योंकि वो ये कहते हैं क्योंकि 2 लोगों में अगर डिफरेंस है ना, कि 2 भाई हैं, एक बहुत ही एथिकल अच्छा मॉरली अपराइट बंदा है, दूसरा क्रिमिनल, सेम अपब्रिंगिंग, सेम सब कुछ है, बट वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का डिफरेंस इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो अपने संस्कार अपने सोल में साथ लेके आ रहे हैं। सो दैट कुड बी मेमोरी, दैट कुड बी द सोल एक्सपीरियंस। बट ये सारा आर्ग्यूमेंट ये हो जाता है कि वही है कि सोल और रीबर्थ पे, कि रीबर्थ हो भी रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर रीबर्थ है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है अगर रीबर्थ है तो। हाउ डू यू लुक एट इट? देखो, ये आर्गुमेंट भी अच्छा है कि भाई अगर रीबर्थ नहीं है तो रीबर्थ अगर हो रहा है तो फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। लेकिन वो फिर उसमें फिर वो कहते हैं कि भाई केवल इंसानों का थोड़ी हो रहा है, फिर वो जानवरों से भी जो आत्माएं हैं वो निकल कर इंसानों में आ रही हैं। वो ये भी कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी सुप्रीम सोल है जिसमें से इनफाइनाइट आत्माएं निकल सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, तो सुप्रीम सोल तो वही है ना, सुप्रीम सोल में से तो इनफाइनाइट, वो तो एक सागर है, उस सागर में से कितनी भी लहरें बन सकती हैं। तो ये इस तरह के फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन दिक्कत इस कॉन्सेप्ट के साथ ये है ना कि भाई आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने का। और जो चीजें जो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट मिलते हैं उसको भी अभी तक साइंटिफिकली किसी ने प्रूव नहीं किया है। जो भी है वो सारा एनेक्डोट्स पे ही टिका हुआ है। जो लोगों की आप बीती है वो बता रहे हैं, अब आपको लगता है तो मान लो, नहीं तो आपको वेरीफाई करने का तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है ना। हाँ। तो कोई, या तो आप ऐसा मैकेनिज्म बताओ कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है। अब जैसे सोल की बात करते हैं कि भाई सोल है वो बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में चली गई। अब कहते हैं कि अगर सोल निकल कर ऐसे जा रही है, सोल अगर एग्जिस्ट करती है हमारे शरीर के अंदर जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, तो साइंस तो भाई हमें बताता है कि भाई ये जो शरीर है इसमें कुछ भी जो भी फंक्शन हो रहा है शरीर के अंदर, उसके लिए एक सोल जैसी किसी चीज की तो जरूरत नहीं है। अब जैसे डेथ है, डेथ को भी जो साइंस डिफाइन करता है तो वो इस तरह से डिफाइन नहीं करता कि कोई सोल निकल कर चली गई आपकी बॉडी से, इस वजह से आप डेड हो गए। साइंस के लिए जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म है जो साथ में सिंक होकर काम कर रहे हैं। और वो जो सिंक्रोनाइजेशन जब ब्रेक हो जाता है तो धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर होना शुरू होता है। हार्ट फेल हो गया, लंग फेल हो गए, देन जो ब्रेन है वो कोलैप्स कर जाता है। ब्रेन के साथ दिक्कत ये है कि ब्रेन के अंदर ही सारी आपकी मेमोरी है, और वो मेमोरी आपकी जैसे ही गई और उसके बाद फिर वो किसी भी तरह से दोबारा वापस नहीं आ सकती। जैसे कोई आपका मेमोरी कार्ड है और वो किसी वजह से ब्रेक हो गया या कुछ उसके अंदर कुछ मेल फंक्शन आ गया और वो फिर जो भी अंदर उसके था वो तो चला गया। और वही तो आप हो, जो आपकी मेमोरीज हैं वही तो आपकी पर्सनैलिटी है, वही तो सब कुछ हो आप। कोई व्यक्ति की अगर इट्स लाइक वो चला गया देन उसके बाद खत्म मामला। और ब्रेन ही जो है बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ऑपरेट करता है, उनको चलाता है। तो वहां से जब कनेक्शन खत्म हो गया दैट मीन्स कि वो फिर दोबारा से वापस नहीं आ सकता। तो एक्चुअल में कोई सोल वोल आपके अंदर से निकल कर नहीं गई है। एक फिर ये भी है, अगर चलो मान लो आप कहते हो सोल है तो उसको फिर वेरीफाई करने का कोई तरीका होना चाहिए। अब इसमें ये कहते हैं कि भाई वो जो सोल है ना वो तो नॉन फिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है, उसको आप किसी तरह से फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो नॉन फिजिकल है उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते तो फिर सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि एक नॉन फिजिकल चीज जो कि फिजिकल नहीं है, फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रही है।
भाई एक नॉन फिजिकल चीज अगर फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, दैट मीन्स कि फिर वो नॉन फिजिकल नहीं रही। जैसे अब वो फिर आर्गुमेंट ये भी होता है कि एयर है, एयर है जो ये तो फिजिकल है। हाँ फिजिकल, बट उसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। स्मेल है, दैट इज ऑल्सो नॉट टेंजिबल, देयर आर सम थिंग्स व्हिच कैन बी फेल्ट। नहीं, स्मेल को कैसे, स्मेल तो फील ही करोगे ना। नहीं तो बट जो स्मेल है, स्मेल के कुछ पार्टिकल्स है ना जो हाँ, आपके, मगर ये है कि हाँ स्मेल अगर है, कोई अगर फ्रेग्रेंस है तो वो आपको भी आएगी, उनको भी आएगी, उनको भी आएगी, एक जैसे आएगी, सबको एक जैसे आएगी। और इवन जो एयर है वो हमें आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन हम गाड़ी के टायर में भरते हैं ना, दैट मीन कुछ चीज है ना उसके अंदर जा रही है। अगर हमारा फैन चलता है, हमारे ऊपर ब्लो करता है वो, तो हमारे बाल उड़ते हैं ना, तो वो आपको पता चल रहा है ना वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो सोल है वो तो ये कहते हैं किसी भी तरह से आप इसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर वो फिजिकली वेरीफाइबल नहीं है, यानी वो किसी भी फिजिकल चीज से इंटरेक्ट नहीं करती, तभी तो वो फिजिकली वेरीफाई नहीं है ना। अगर फिजिकली किसी चीज से इंटरेक्ट कर रही होती, दैट मीन्स कि वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर अगर ऐसा है तो फिर वो आपकी फिजिकल बॉडी को कैसे फिर अफेक्ट कर रही है, वो उसको उसके साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है उसका, तो ये सवाल पैदा हो जाता है। राइट, इट्स ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, मतलब कैसे ट्रांसफर होता है लाइफ, एनीवे दैट इट विल बी टू वे टू साइंटिफिक। अब हम जैसे यूथ की बात कर रहे थे कि यूथ अंधविश्वास में भी बिलीव कर रहा है, कुछ एक सेगमेंट है जो रैशनैलिटी पे भी काम कर रहा है, वो तो एक हमारे बिलीफ की चीज़ें हो गई। बट एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमें लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, वो है पैसा, वो है रोज़गार, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी एंटरप्रेन्योरशिप? सरकारी जॉब्स तो कम हो रही हैं, ठीक है, और प्राइवेट में भी आप लगाइए हैं जॉब्स हैं, कटथ्रोटिज्म है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो मेरे को लगता है जॉब्स हैं, हाँ, और आपको बहुत जिसे कहते हैं ना, आपको स्किलफुल होना चाहिए, आपके लिए जॉब्स रहती हैं मार्केट में समहाउ। बट ये एंटरप्रेन्योरशिप में इतना ज़्यादा यूथ, आए दिन इंस्टाग्राम पे आप देखते हो कितनी सारी चीज़ें लोग बेच रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यंग लोग बेच रहे हैं, बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं, हर कोई एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन के बैठा हुआ है। तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है अभी, या अपनी चरम सीमा पे पहुंचने वाला है? देखिए, स्कोप तो है, और एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप हमेशा से रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी भी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करनी है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करी हैं। हम देखते हैं कि जो एप्स हैं जिनसे भी 5 मिनट में डिलीवरी आ जाती है, तो ये भी किसी ने के दिमाग में आया ना। तो स्कोप तो बहुत है, लेकिन इंडिया के साथ में दिक्कत ये, अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें था कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर 50% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 50% क्लोज हो जाते हैं, और 90% 5th ईयर के अंदर क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है स्टैटिक्स हैं वर्तमान में। तो कुछ दिक्कत है, मतलब या तो हमारे जो कहें कि जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो वो उसमें कुछ ऐसी दिक्कत है कि जो जिसकी वजह से वो फेल हो जा रहे हैं, या फिर जो हमारा यूथ है वो कुछ ऐसा इनोवेटिव नहीं सोच पा रहा है जिसकी वजह से फेल हो जा रहे हैं। तो कुछ दिक्कत तो है यहाँ पर, बट फिर भी स्कोप तो है और रहेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों में जाने की, जो इनोवेशन है उसकी तरफ जाने की। जो हमारा यूथ है ना, एक्चुअल में कर क्या रहा है कि वो अभी चीज़ों को कॉपी कर रहा है, नए आइडियाज़ बहुत कमा रहे हैं, और स्कोप तो भी बहुत ज़्यादा है। आप देखो कि हमने अभी जो किसी चीज़ को अगर किसी सेक्टर को सही से अगर एक्सप्लोर करा है तो वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जो इंडिया की जो GDP है, मेरे ख्याल से 40% या 50% के अराउंड इतनी जो है हमारी सर्विस सेक्टर में। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप देखो तो वहाँ पर 13 या 17% के अराउंड इतनी है। तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन दिक्कत पता है क्या, हमारे यूथ के साथ में, या कहें हमारी सोसाइटी के साथ में जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जाने के लिए हम उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर बंदे को यहाँ पर वाइट कॉलर जॉब चाहिए। हर बंदा चाहता है कि भाई ऑफिस में बैठ के मेरे को काम करना हो, मेरे को कोई हाथ काले पीले नहीं करना, जॉब चाहिए, हाँ, उस तरह की जॉब चाहिए। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स हैं, अगर आप जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अदर कंट्रीज में जिस तरह से वो सेक्टर ग्रो हुआ है, तो वो इस तरह से हुआ है जैसे चाइना का एक एग्जांपल है हमारे सामने लाइव, कि उसने किस तरह से करा इसको। तो उन्होंने क्या करा कि जो उनका यूथ था, जो उनके जो भी पॉपुलेशन थी, उसको उन्होंने एजुकेट करा सबसे पहले, और उनको टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी। उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर जो फॉरेन की जो कंपनीज थी, FDI वगैरह आई उनके पास, उन्होंने जो वहाँ पर प्लांट सेटअप करे, तो वो जो उनकी जो स्किल थी, जो स्किल्ड जो लेबर थी जिसको कि उन्होंने ट्रेन किया था, जिसके पास की वोकेशनल ट्रेनिंग थी, वो वहाँ पर जाती है, वो वर्क करती है वहाँ पर,
उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड है ना, वो तो जो एजुकेटेड है वो चीज़ को समझ जाता है कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, ये पूरा बिजनेस मॉडल ऐसे काम करता है, और कुछ टाइम में 4-5 साल में 10 साल में वो काम करके वो कहता है यार अब मैं अपनी फैक्ट्री लगाता हूँ। ये चीज़ हमारे इंडिया के साथ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा जाता है फैक्ट्री में वर्क करने, वो वही जाता है जो कि उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता, वो उतना ज़्यादा उसके स्किल नहीं होती उसके अंदर कि वो उस पूरे बिजनेस मॉडल को समझ सके और वो आकर खुद का अपना काम शुरू कर सके। इसलिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना ग्रो नहीं करता। तो ये जो कमी है मेरे ख्याल से सोशल लेवल पर है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं सोसाइटी में कि भाई कोई जाके फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, तो उसे इतना सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसको उसकी जॉब को उतना रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता। बिल्कुल, ये है हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पे काम करते हैं कि इसका ये जॉब का रुतबा, आई थिंक रुतबा मार जाता है हमें बहुत ज़्यादा। अभी आपने बोला कि ओरिजिनल आइडियाज़ की कमी है, मतलब कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं। से देखा जाए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, दुनिया भर में पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी पॉडकास्ट का ट्रेंड क्या, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए, अभी पॉडकास्ट के स्टूडियोज भी आ गए हैं देखा जाए तो, मतलब सपोर्ट उसका सपोर्टिंग इंफ्रा भी बन रहा है। तो पॉडकास्ट का क्या स्कोप है? कई लोगों से मैं सुनती हूँ कि अरे तुम तो लेट हो गए है ना, अब तो बस होने ही वाला है खत्म, अब तो सब कर रहे हैं, अब तो ये इसका कुछ नहीं होने वाला है ना, देयर बी समथिंग वेरी सून रिप्लेसिंग दिस पॉडकास्ट कल्चर। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों की जगह हमेशा रहती है, बट ये है कि हाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। अब जैसे यूट्यूब जो आज से 5 साल पहले था वो आज नहीं बचा है। आज जैसे 5 साल पहले जिस तरह का कंटेंट बनाकर आप चैनल चला सकते थे, पहले कुछ भी कैसे भी कर रहे हैं वो चल जाता था। कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कैमरा शेक कर रहा है, फुटेज भी ब्लर्ड सी है, बट फिर भी वो चल रहा है आपका कंटेंट। बट आज वैसा नहीं रह गया, आज क्वालिटी मैटर करती है। आप कुछ भी, कोई अगर चैनल स्टार्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जो जिस तरह के स्टैंडर्ड इस समय चल रहे हैं यूट्यूब पर, उस पर नहीं होगी तो दैट मीन्स आप ग्रो नहीं करने वाले हो। तो जो लोग भी, अभी मैंने सुना था कि कोई क्रिएटर थी, उन्होंने कुछ फूड व्लॉगिंग वगैरह करती थी, उन्होंने काफ़ी कंटेंट बनाया, मेरे ख्याल से मोर देन 100 वीडियोस बनाई, और देन उनका चैनल ग्रो नहीं करा, और उन्होंने फिर वो एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी कि भाई मैंने इतना मेहनत करी और इतना इन्वेस्ट भी करा इसके अंदर, बट मेरा चैनल ग्रो नहीं करा, और उन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। तो ऐसा भी हो रहा है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कुछ नया आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी को देखकर आपने देखा कि यार अच्छा ये ऐसा कंटेंट बना रहा है, चलो मैं भी ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देता हूँ, वो वर्क नहीं करने वाला। आपको नए आइडियाज लाने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्या मैं नया लोगों को दे सकता हूँ जो कि लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसको कि लोग देखना पसंद करेंगे। तो ऐसे अगर आइडियाज हैं आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है आपका चैनल। मैंने ऐसे भी क्रिएटर देखे हैं जिन्होंने के अभी 6 महीना हुआ है चैनल स्टार्ट करे हुए, और उन्होंने लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिया उन्होंने। या मैंने ये देखा है कि ऐसे ज्यादातर लोग वो हैं कि जिनका खुद का फैन फॉलोइंग है। जैसे मैंने काफी, मतलब अभी जैसे आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यूज किए थे, आर्मी पर्सनल्स के, एक्स आर्मी पर्सनल्स के, शिवेंद्र कंवर सर के हम देखते हैं, कौशल कश्यप सर के हम देखते हैं, बट दीज पीपल हैड अ फैन फॉलोइंग ऑफ देयर ओन। ऑफ कोर्स वो भी उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह करके ही बनाई है, मतलब एक अपनी जगह बनाई पहले, एंड देन दे लॉन्च देयर चैनल्स, है ना, और द चैनल वाज ऑलरेडी लॉन्च एंड दे वर प्रमोटिंग देमसेल्व्स एज अ ब्रांड, देन दे पिक्ड अप। मतलब anybody who does not have any fan following, does not have any recognition in the society, उसके लिए तो मुश्किल होने वाला है ही। मतलब आपने अगर अपनी आपको लोग जानते हैं तो आपका चैनल पिकअप कर जाएगा। जैसे अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चैनल है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया, तो मतलब ऑफ कोर्स ही इज एन आइकन मैन, उनका तो ऐसे मिलियंस में जाना था। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो नए नए अभी इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं अपने जैसे मानूँ और बहुत सारे, आई थिंक उनका आपको लगता है कि ऐसे बूम कर सकता है 6 महीने में? आई थिंक इट्स अ नहीं, मुश्किल है बट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने देखा है करता हुआ। ग्रो करना एक होता है, इवेंचुअली ग्रो करना, ग्रो कर रहा है, अरे एक होता है बूम करना। नहीं, वो बूम करना जो है, जो बूम करना है ना, वो फिर बैक भी मारता है। वो कॉन्सेप्ट जो है कि एक बार तो, और होता है बहुत सारे क्रिएटर है जिनकी कोई एक वीडियो वायरल चली गई, और उसके बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर आ गए उनके पास, बहुत सारे उनके व्यूज आ गए, एंड देन फिर क्या हुआ, इवेंचुअली उनका जो चैनल है वो वीक होता चला गया, और लास्ट में जाके फिर कुछ व्यूज ही नहीं बचे उनके पास। हाँ, मतलब YouTube भी, मतलब सिंस इट्स एल्गोरिथम एंड एवरीथिंग, सो आई हर्ड अ क्रिएटर सेइंग इन अ जोश टॉक, ही वाज आल्सो सेइंग कि अचानक उनके सब्सक्राइबर्स बहुत मतलब बढ़ गए। अब क्या है कि अब वो उनको एक पर्टिकुलर वीडियो से आते हैं, वो एक
तो एक पर्टिकुलर वीडियो का मतलब है एक पर्टिकुलर माइंडसेट, हाँ। whereas you are catering to so many different people, so many different mindsets. तो अभी डिलेमा हो गया। और YouTube का क्या है कि अगर आप इतने सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूज नहीं उतने गए तो then that also stops promoting you further. तो बड़ा विशियस सर्कल सा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है एट द सेम टाइम। नहीं, मुझे लगता है कि एक जो पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो ठीक वो है, काम करती वो है। काम करती है। आप धीरे चलो, लेकिन एक एक कदम ना सोच समझ के रखो। हाँ। जो भी कंटेंट आप बना रहे हो ना, उसके में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कॉपी कैट वाला काम मत करो कि किसी का आपने देखा, आपने कहा चलो यार ये बढ़िया है, ऐसे ही बना देता हूँ। वो नहीं चलने वाला। कुछ नया, कुछ क्या दे सकते हो आप, वो सोचो उसके बारे में। तो धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते वीडियो डालनी है, हफ्ते में 4-4 वीडियो डालनी है, उससे फायदा नहीं है। एक वीडियो भी आपकी अगर है, उसमें दम है, तो वो वर्क करेगी। राइट। सो ये तो हुई बात एंटरप्रेन्योरशिप की, पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया। सो पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिसेशन इज अराउंड द कॉर्नर। सो कुछ सच्चाई है इस बात में? हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, जो उसका ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। और देखा जाए कि जो जॉब्स का जो मार्केट है इस समय, जीडीपी भी हम देखें कि 23 से, आई थिंक, या 24 से, हाँ 23 से जीडीपी जो 24 की है वो हमारी डाउन ही गई है। एफडीआई भी जो है उतना नहीं आ रहा है जितना कि प्रीवियस ईयर्स में आया है। तो ये दिक्कतें हैं अभी यहाँ पर, और ये सच्चाई है वाकई में। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हमारे पास कुछ नई जॉब्स नहीं क्रिएट होती हैं। और अभी जो एआई भी आ गया है, एआई की वजह से भी बहुत दिक्कत है मुझे लगता है, और आने फ्यूचर में और ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री बेस्ड है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो सर्विस पर बेस्ड है ज़्यादातर। और जो सर्विस के बहुत सारे जो ऐसे काम हैं वो अब एआई हैंडल कर लेती है। अब आप देखो ना, चैटबॉट्स आ गए। अब जरूरत ही नहीं है एक बंदे की। जो हाँ, कस्टमर केयर वाले somehow वो डिपार्टमेंट तो ऑलमोस्ट गायब है। हाँ, वो हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जो थोड़े बहुत भी है ना, वो भी धीरे धीरे गायब होने वाले हैं, क्योंकि वो सारा काम यही कर लेगी। जरूरत नहीं है किसी बंदे को बिठाने की वहां पर। तो ये चीजें हैं, वाकई में ये हैं, और इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसको कैसे दूर करा जाए, क्या हम चीज़ों को। और मुझे तो रास्ता ये लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी, उसमें बहुत स्कोप है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। गवर्नमेंट को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारा यूथ है उसको एजुकेट करे। और आप देखो ना कि अभी एक रिसर्च थी, उसके अंदर हमें ये पता चला है कि जो हमारा ग्रेजुएट यूथ है, उन ग्रेजुएट्स में से 50% जो है वो अनएम्प्लॉयबल है। उनको कुछ ऐसा आता ही नहीं है जिसकी वजह से उनको जॉब पर रखा जाए। तो ये कंडीशन है, जो स्किल गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इवन जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस तरफ भी जो है फोकस बहुत कम है। और प्राइमरी एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे, वहाँ पर एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। तो वो उनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो कि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, कुछ उन्हें आगे करने का कोई स्कोप उनके लिए मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और हम लेट हो रहे हैं इसमें। अगर हमने जल्दी काम नहीं करा तो सोचें कि अभी क्या है कि चाइना का जैसे मार्केट इस समय सैचुरेट कर रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, वहाँ से निकलकर वो ऐसे देशों में प्लांट सेटअप करना सोच रही हैं जहाँ पर उन्हें सस्ती लेबर मिल जाए, सस्ती जगह मिल जाए। तो इंडिया ऐसी एक जगह है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड यूथ ही नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो फिर वो ऐसे देशों में जा रही हैं जहाँ पर उन्हें वही स्किल्ड यूथ मिल जाए, स्किल्ड वर्कर मिल जाए, जहाँ पर कि वो अपने प्लांट सेटअप कर लें। तो ये हम मौका खो रहे हैं इस समय पर। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा यूथ है उसको कैसे हम स्किल्ड बना सकते हैं। और बहुत सारा जो टैलेंट है हमारा, वो तो बाहर भी जा रहा है। हाँ, तो ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो बिग। मतलब हम स्कूल में ऐसे तब से लिखते हुए आ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, बट ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ ही रहा है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कंडीशंस यहाँ पे हैं कि क्यों, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक वो ल्योर्ड ही है, एक उस चीज़ को देख के समझते हैं कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है? क्या सिर्फ यही एक साइड काम कर रही है, या वाकई यहाँ पे कंडीशंस हर लिहाज से टफ हो रही हैं? वाकई में टफ हो रही हैं। यहाँ पर आप देखो, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हैं, और वो रियल हैं। उनको लेकर भाई कोई कहने लगता है कि भाई आप देशभक्त नहीं हो, या आपको कुछ भी कहने लगा, आप देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ, तो चले जाओ यहाँ से। वो चीज़ें नहीं। आप देखो ना, आप दो बेसिक चीज़ें होती हैं मेरा मतलब जीवन में, अगर कम से कम दो बेसिक तो चीज़ें चाहिए, तीसरा भी ज़रूरी है, बट वो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले बहुत ज़रूरी हैं। एक तो साफ़ हवा, आपको हवा नहीं मिलेगी, आप 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। साफ़ पानी, ये दूसरी ज़रूरत है। तीसरा फिर खाने का नंबर आता है।
तो खाने पर तो चलो छोड़ो, जैसा भी है वो उधर भी खैर बहुत दिक्कत है, लेकिन चलो कम से कम 2 चीज़ों पर तो फोकस हमें करना चाहिए ना। पॉल्यूशन का कितना बुरा हाल है। अब देखो पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के आप तो छोड़ो, मतलब पूरा जो नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कहीं भी जो पॉल्यूशन है वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है। कुछ ही दिन ऐसे होंगे साल के अंदर जबकि आपको कहीं पर नॉर्मल रेंज के अंदर पोल्यूशन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डेज जो है पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर रहता है। दिल्ली में देखो 1000 से ऊपर चला गया AQI। मतलब सोचो इतने AQI पर कहीं बाहर चला जाए हेल्थ इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। और मुझे तो मतलब बड़ा तरस आता है उन लोगों पर जो कि जिनका की काम ऐसा है, जो कि दिन भर वो बाहर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं। अब देखो जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका काम देखो, पूरे दिन वो बाइक चला रहे होते हैं सड़कों पर, और AQI का ये हाल है। मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो रही होगी, बट उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे वाला है। ये तो आचार्य प्रशांत का भी वीडियो है ना, वो कह रहे हैं कि हर उसमें से 15 साल कम कर रहे हो। हाँ, ये रियल है, लेकिन क्या है ना, ये चीज आपको एकदम नहीं पता चल रही। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई किसी ने आज पॉल्यूशन हुआ और वो कल कुछ दिन में मर गया। वो धीरे धीरे आपके अंदर जो आपका जो शरीर है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वो फ्रॉग वाला एक्सपेरिमेंट है ना कि वो रख के अगर पानी बॉईल करना शुरू कर दे तो वो नहीं भाग पाया, पता ही नहीं चला कब आप सबमर्ज हो जाओगे। तो ये दिक्कतें हैं। फिर आप देखो कि गंदगी के आप देखो कितना बुरा हाल है, कहीं भी चले जाओ। अभी एक गेम चल रहा है आजकल जो वेस्टर्नर्स हैं उनके बीच में काफ़ी फेमस है। वो कहते हैं कि इंडिया में कहीं भी आप एक वो कहते हैं ना मैप का जो पॉइंटर होता है ड्रॉप करो, कहीं भी रैंडमली ड्रॉप करो, और अगर वहाँ पर गंदगी नहीं मिलती, आपको चारों तरफ कैमरा आप रोटेट करो, अगर कहीं भी गंदगी नहीं मिलती है तो आप जीत जाओगे, और अगर गंदगी मिली तो मैं जीत जाऊंगा। ये गेम चल रहा है, वो एक गेम खेल रहे हैं, कहीं भी रैंडमली ड्रॉप करते हैं। रेयरली कोई जगह ऐसी होती है जहां पर आसपास कोई गंदगी नहीं होती। तो सोचो गंदगी का कितना बुरा हाल है। हमारा दिल्ली की बात करूं, मतलब राजधानी है हमारी देश की, चारों कोनों पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, और उनके आसपास से आप निकलो क्या बदबू उठती है वहां से। और जो लोग रह रहे हैं, अभी एक वीडियो है जिसमें जो आसपास की जो बस्तियां हैं उनका उन्होंने सर्वे कराया है, तो वहां पर कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब देश की राजधानी में आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, तो आप बाकी जगहों की तो हम क्या ही बात करें। तो ये दिक्कत है। फिर दूसरा जॉब्स की दिक्कत, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जॉब्स हैं वो कम हो रही हैं। जो सोचो इवन जो IIT है, जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसमें भी जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं, आई थिंक 40% या इसी के समथिंग है, वो उनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इस लास्ट ईयर, तो अनप्लेस्ड ही रह गए वो। एंड जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं IIT से अलग, उनमें भी जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 60% के आसपास है, वो उनका प्लेसमेंट नहीं है। तो ये दिक्कत हो रही है। तो अगर ये दिक्कत है तो भाई अपॉर्चुनिटी जिसको जहाँ मिलेगी वो तो जाएगा। जो यूथ है जिसके पास अच्छी डिग्री है वो कोशिश करेगा किसी तरह से मेरी ऑन साइट लग जाए, या किसी तरह से मेरे को स्कोप मिले, या मैं बाहर पढ़ने ही चला जाऊँ, इस बहाने से मैं बाहर रह लूँ। तो दिक्कतें हैं। अच्छा, जो लोग कमा रहे हैं, चलो ये सब भी छोड़ो, जो लोग कमा रहे हैं, अब उसमें आप देखो जो मिडिल क्लास वाला जो बंदा है, जो कि मतलब किसी को कॉर्पोरेट वगैरह में जॉब कर रहा है, और अगर वो 15-16 लाख रुपए कमा रहा है पर एनम, तो उसका जो टैक्स स्लैब है वो 30% पहुंच जाता है। अब सोचो कि एक दिल्ली NCR जैसी जगह में रह के 30% आप टैक्स दे दोगे उसमें से, तो आप कहने को तो कमा रहे हो कि भाई आप इतना कमा रहे हो, बट आपका वो सर्वाइवल ही चल रहा है। मेरे तो colleague उस दिन he was saying, one of my colleagues, he was like कि आगे से तो मैंने ना रेज के लिए बोलना ही नहीं है, अप्रेजल के लिए बोलना नहीं, फायदा क्या है, क्योंकि जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा कट जाता है। सही बात है ना। और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं हमारे, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी डेस्टिनेशन बन रही है क्योंकि उन्होंने जो अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह का रखा हुआ है कि वो अट्रैक्ट कर रही हैं। आप देखो कि अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि आई थिंक 2023 में तो 5600 जो लोग हैं, 5600 लोग हैं, वो देश छोड़ के चले गए, जो मिलीनियर्स थे, जो HNIs थे, जिनकी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, वो देश छोड़कर चले गए। और अभी जो लास्ट ईयर है तो वो आई थिंक 4100 के आसपास इतने लोग चले गए। तो ये हो रहा है, यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं। भाई जिसके पास मौका है, जिसके पास पैसा है, और उसको लग रहा है कि वो कहीं बाहर जाकर अच्छी लाइफ जी सकता है, तो क्यों रुकेगा यहाँ पर? भाई क्यों किसी को अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम करनी है? भाई पॉल्यूटेड हवा क्यों ले, पॉल्यूटेड पानी क्यों ले, वो क्यों जो है आसपास जो गंदगी है ऐसे गंदे माहौल में क्यों रहे? वो तो जाएगा कहीं बढ़िया जगह में रहेगा, और फिर वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, वहाँ पर बढ़िया आपको सारा लिविंग स्टैंडर्ड उसका मेंटेन होता है। बट वहाँ पे भी एक दिक्कत आ रही है। मतलब आजकल तो आप US की जैसे बात करें, बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा इन US एंड कनाडा, बट वहाँ पे अब वहाँ के जो
वहाँ के जो क्या बोलते हैं नेटिव्स हैं उनको अब इंडियन से प्रॉब्लम होने लग गया है, क्योंकि वो अब यहाँ जॉब मिल रही है तो और वहाँ की जॉब खा रहे हैं, तो अब कहाँ जाए हम, मतलब इंडिया में रह नहीं सकते, बाहर वाले हमसे वैसे परेशान हैं। देखो ये तो मतलब जो प्रॉब्लम है ये होती है और ये ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। आप खुद सोचो, अपने ऊपर लेके सोचो। अब जैसे हम बांग्लादेशीज को कहते हैं कि यार ये क्यों आ गए हमारे देश के अंदर, है ना, तो ये दिक्कत होती है भाई। कोई कम्युनिटी बाहर से आकर आपके देश में जॉब कर रही है और समहाउ फ्लरिश कर रही है, तो आपको दिक्कत होगी ना यार, ये क्यों अच्छा इतना फ्लरिश कर रही है कि वो आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें दखल देने लगे, तो फिर तो कितनी दिक्कत होगी। तो वो ठीक है। तो यही रीजंस हो सकते हैं या इनके अलावा और भी कंट्रीब्यूटिंग रीजंस हैं? मतलब पॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज, मतलब जॉब्स वगैरह कम जा रही हैं, और फॉरेन मतलब हम फॉरेन लैंड पे जाके उनकी पॉलिटिक्स में जाके दखल दे रहे हैं। व्हाट अदर रीजंस कुड बी देयर? हाँ ये तो है, और थोड़ा सा जो है कि कुछ बिहेवियर भी जो है हमारा, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पर तो क्या है कि हम डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी हमारा कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है हमारा कंट्री के अंदर। तो उसमें क्या है कि हम बड़ा आज़ाद रहते हैं यहाँ पर, कहीं भी कचरा है हाथ में कहीं भी फेंक दिया, है ना, गाड़ी से चलते चलते फेंक दिया, तो हमें यहाँ पर बड़े फ्री रहते हैं। और या आप देखो कि जो जिस तरह से फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट्स होते हैं, हमारे शोभा यात्रा निकल रही है सड़कों पर, पूरी सड़क जाम पड़ी है, बारातें निकल रही हैं, है ना, या फिर डीजे बज रहा है रात रात भर। तो अब ये चीजें आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को, क्योंकि हम लोग आदी हो गए इन चीजों के। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं चलो ठीक है कोई बात। हम ऑल्टरनेटिव रूट देख लेते हैं, ये अवॉइड करो। बट ये चीजें वहाँ नहीं चलती। अब हो क्या रहा है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका डायस्पोरा बड़ा हो रहा है, तो उनकी कम्युनिटी वहाँ पर बिल्डअप हो रही है। तो अब कम्युनिटी जब हो जाती है ना, आसपास मेरी कम्युनिटी बन जाती है, तो फिर एक हिम्मत आ जाती है अंदर। तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि वो जाकर वही चीज़ें जो यहाँ करते थे वो वहाँ करनी शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है डांस चल रहा है, भंगड़ा चल रहा है। और अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें तो पूरा रोड पर पता नहीं इतने सारे नारियल का ढेर लगाया हुआ है, वहाँ पर नारियल फोड़ने में लगे पड़े हैं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। अब ये चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से सर्कुलेट होती हैं, उन लोगों के पास पहुँचती हैं, वो देखते हैं कि यार ये क्या रहे हैं हमारे देश में आके। तो वो चीज़ें ना एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं हमारे बारे में। तो एक वो चीज़ क्रिएट हो रही है। फिर सोशल मीडिया की ही वजह से यहाँ के बहुत सारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो फूड ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, उसमें कई बार जो फूड जो प्रिपेयर हो रहा होता है वो ऐसे अनहाइजीनिकली प्रिपेयर होता है। आप खुद मतलब कुछ ऐसी वीडियोस देखोगे, आप देखोगे आपको खुद देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं। वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं, तो वो लोग उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग कितने अनहाइजीनिक हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। दूसरा क्या है कि वहाँ पर एक और हमारे बारे में स्टीरियोटाइप चलता है कि यार ये लोग करी की तरह स्मेल करते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज़ भी वहाँ पर चलती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई अब जैसे यहाँ भी हम देखें ना कि भाई घर से निकले हैं, डीओ लगा के निकल जाओ, परफ्यूम लगा के निकल जाओ ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। लड़कियों के अंदर फिर भी है थोड़ा बहुत, लड़के तो ऐसे ही अपना चलता है, अपना रफ टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस तरह की लाइफ है। तो वहाँ पर आप अगर जा रहे हो, और होता क्या है कि जिस तरह की हम स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, तो उन स्पाइसेस की वजह से जो आपका स्वेट वगैरह जो निकलता है उसमें एक अलग तरह की स्मेल होती है, जो कि वहाँ के जो वेस्टर्नर्स हैं वो उसको यूज टू नहीं है। तो वो आप कहीं पब्लिक प्लेस पर कहीं बस में जा रहे हो और वो आपके शरीर से उस तरह की स्मेल आ रही है, तो वो उन्हें लगता है यार ये क्या स्टिंकी सा ना। तो थोड़ा सा आप भी इतना मतलब समझ सकते हो, तो थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा कर निकल जाओ। तो ये चीज़ें हाइजीन है, सेल्फ हाइजीन की बातें हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेंटेन करो। तो यही इन्हीं चीज़ों से जो स्टीरियोटाइप है वो क्रिएट होता है। नहीं बिल्कुल ये हाइजीन वाली जो चीज़ है ना, आई थिंक आ रही है अब धीरे धीरे, बट बहुत स्लो पेस पे। आई थिंक थोड़ा सा ना इसको ज़्यादा, मैं भी उस दिन जैसे आप बता रहे हो ना कि फॉरेनर मतलब ये है एक अब्रॉड में एक ट्रेंड चल रहा है कि पिन पॉइंट करो, जो भी आपने बताया था कि एक जगह जहाँ पे जो साफ हो और एक जगह साफ नहीं मिलती। द अदर डे ऐसी मेरे पास भी एक रील आ गई, उसमें वो पूछ रहे थे कि which is the dirtiest country in the world, and you won't believe out of the 10 people he interviewed in that 1 minute reel, at least 3 to 4 people came up with the answer India, और बाकी सबने अलग अलग बोला था। मतलब आप ये देखोगे एटलीस्ट 40% ये मानते हैं कि आपकी कंट्री डर्टीएस्ट है। इसमें गलती क्या है? आप देखो ना, सड़क पे निकल जाओ, अगल बगल नजर दौड़ाओ, क्या मुश्किल से कोई एक जगह मुझे तो नहीं दिखती है रेयरली कि जहां पर कहीं आपको कोई रैपर ना पड़ा मिल जाए, कहीं कोई कुछ फेंका हुआ ना मिल जाए। तो ये पड़ा ही रहता है, यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं देते। मतलब रादर देन ये करने के कि हमारी कंट्री है, नोबडी शुड बी रेजिंग अ फिंगर अगेंस्ट, नो यू शुड नॉट बी गिविंग देम पॉइंट्स टू रेज अ फिंगर ना। आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप दूसरे के ऊपर वो ना करे। भाई आप ऐसा बनो ना कि लोग कह ही ना पाए आपको, मतलब व्हाई डू यू हैव टू क्रिएट सच एन इम्प्रेशन। एक पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं है,
आपका एक वीडियो था डनिंग क्रूगर इफेक्ट का. आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट इसी मतलब एक तरफ हम ये मानसिकता अपनी लेके चल रहे हैं ना दैट वी आर प्राउड इंडियंस एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट बेटर, है ना. तो एक जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं ना आम भाषा में, हम हैं हम बाकी सब पानी कम. सो आई डोंट नो डनिंग क्रूगर इफेक्ट, मुझे ये समझ में आया. अब आप बताओ ऑडियंस को कि व्हाट इज डनिंग क्रूगर इफेक्ट. डनिंग क्रूगर इफेक्ट की एक कहानी है. वो कहानी के साथ ही सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था. एक बैंक रॉबरी हुई थी अमेरिका में. तो जो बैंक रॉबर था उसने कोई नकाब नहीं लगा. वरना यूजुअली क्या होता है कि भाई बैंक रॉबर जाता है वो नकाब वगैरह लगाए ताकि उसकी पहचान छुपी रहे. तो वो कोई उसने नकाब नहीं लगा, पूरा ऐसा लहराता हुआ गन वहाँ पर वो बैंक के ज़्यादा अंदर दाखिल होता है और वो कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से कैश लेकर वो निकल जाता है. और इवन वो कैमरे में देख के मतलब चिढ़ा भी रहा है कैमरे को. तो पुलिस को फुटेज मिली सीसीटीवी की, उसने देखा थोड़ी देर में वो उन्होंने, उनका तो नेटवर्क बहुत शार्प होता है, उन्होंने फटाफट उसको शाम तक उसको अरेस्ट कर लिया. अब जो अरेस्ट कर लिया वो बड़ा हैरान है कि मुझे अरेस्ट कैसे कर लिया. तो पुलिस ने कहा कि भाई तुम सीसीटीवी में दिख रहे हो. तो और ज्यादा हैरान हो गया कि मैं सीसीटीवी में कैसे दिख सकता हूँ. उन्होंने कहा कि यार तुम निकले हो वहां से, तुमने कोई नकाब भी नहीं लगाया हुआ. तो कहता नहीं. तो उन्होंने कहा लो देख लो फुटेज देख लो. तो उसको दिखाया और वो देख कर तो बिल्कुल पागल ही हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है. पुलिस ने कहा कि भाई ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सीसीटीवी में नहीं दिखोगे. तो उसने कहा कि मैंने तो फेस पर नींबू का जूस अप्लाई किया हुआ था. तो पुलिस ने कहा तो बोले कि वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो नींबू का जूस है उससे इनविजिबल इंक बनती है. तो मुझे लगा कि अगर मैं वो फेस पर अप्लाई कर लूंगा तो मैं कैमरे में विजिबल नहीं होऊंगा. तो पुलिस ने अपना माथा पीट लिया. पुलिस ने एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, बोले यार पता करो ये दिमाग की बात ठीक है इसका. तो उसने उसको चेक करा, इंटेरोगेट करा. उसने कहा भाई ये परफेक्टली फिट है, ठीक है ये. अब ये जो खबर थी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था क्या? अब ये जो खबर थी ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई और वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे डनिंग एंड क्रूगर, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, उन तक पहुंची ये खबर. तो उन्होंने कहा यार इस बंदे पर रिसर्च करनी बनती है, ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इतना डम कोई कैसे हो सकता है. तो उन्होंने खैर उस पर रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी. तो उसमें जो उनकी पूरी रिसर्च की फाइंडिंग है वो ये कहती हैं कि जो आपकी नॉलेज का जो लेवल होता है वो जितना कम होता है, कॉन्फिडेंस आपका उतना ही ज़्यादा होता है. जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है. और फिर एक टाइम पर आकर वो नॉलेज और जो कॉन्फिडेंस है वो सेम हो जाते हैं. तो अच्छा इसके लिए उन्होंने क्या करा कि जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनको एक क्वेश्चनर दिया. तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई कुछ सवाल थे कि इन सवालों का जवाब देना है. उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब देने के बाद आप खुद को सेल्फ असेसमेंट भी करो, आप खुद का अपना, कि आपने जो क्वेश्चन पेपर जो आपने किया है ये आपने कैसा किया है. तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने स्कोर कम किया था उन्होंने सेल्फ असेसमेंट में अपने आप को ज़्यादा स्कोर दिया था, जबकि जिनका स्कोर अच्छा था उन्होंने कई बार अंडर स्कोर किया था, कई बार उसके मतलब उनका जो असेसमेंट था वो रियलिटी से मैच कर रहा था. तो ये चीज़ यहाँ से साबित होती है कि जैसे जैसे जितना भी हमारे अंदर नॉलेज कम होती है ना तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा. अब जैसे देखो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ट्रोलर्स मिलेंगे आपको जो आपको ट्रोल करेंगे. उनके एक स्माइली होती है जिसमें वो आँख से आंसू से निकल रहे होते हैं. हाँ. वो वाली स्माइली उनकी मतलब वो अगर आपको दिख रही है ना दैट मीन्स कि मतलब 90% केस में वो ट्रोलर ही होगा. और वो जो स्माइली है ना वो कहाँ से आती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है. उसको लग रहा है कि यार उसने जो बात लिख दी है ना ये सामने वाला तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है. तो वो स्माइली वहां से निकल कर आती है कि वो हंस रहा होता है आपके ऊपर, हाँ ये तो पागल है, इसको तो कुछ भी नहीं पता. तो ये चीज़ है जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. और एक प्रोवर्ब भी है कि इस दुनिया के साथ दिक्कत ये है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो डाउट से भरे हुए हैं और जो बेवकूफ़ है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. जैसे हम बोलते हैं ना कि वो एक पेड़ों से लदा फल वो हमेशा झुका हुआ होता है, काइंड ऑफ मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट. जो इंटेलेक्चुअल है ना जिसने समझने की कोशिश करी है, दुनिया को पढ़ा लिखा है, थोड़ा उसने किताबें पढ़ी हैं या नॉलेज के जो भी सोर्सेज हैं उसके थ्रू वो गया है, तो उसको ये पता चल जाता है कि यार ये बहुत बड़ा सागर है. ये नॉलेज जो है ना, ये कोई भी जो चीज़ है, कोई भी फील्ड आप पकड़ लो, हर फील्ड के अंदर इतनी डेप्थ है कि आप नहीं पार पा सकते उसके. जबकि जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, जिसने 2-4 कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ लिया कुछ, या उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है. उसको लगता है उसने अल्टीमेट ट्रूथ उसे पता चल गया और उसको लगता है कि बाकियों को तो कुछ नहीं पता, इनको तो ये तो बेवकूफ़ है. और वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस वहां से आ जाता है. एग्जैक्टली लाइक मतलब चालू भाषा में होगा कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो काइंड ऑफ.
सो थैंक यू सो मच अर्पित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी मज़ेदार बातें पता चली और काफ़ी रैशनल बातें पता चली, एंड आई एम श्योर दैट यूथ इज़ गोइंग टू लिसन टू इट एंड एक्ट अपॉन इट. एंड आई बिलीव, जैसे आपने बोला ना कि सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, एंड वी ब्रॉट आउट दिस इशू ऑफ जो ये है इंडिया में साफ सफाई और वो सब, आई थिंक दैट कुड बी वन टेक अवे. जो लोग क्रिएटिव सोच सकते हैं वो सोचें इस बात में कि आज का यूथ अगर इस डायरेक्शन में काम करे कि हम कैसे अपने आसपास की सफाई मेंटेन कर सकते हैं. ये कूड़े के पहाड़ वगैरह का तो काफ़ी मतलब एक सत्यमेव जयते भी आता था, आमिर खान का शो आता था, उनमें भी उन्होंने तो सोल्यूशन दिए थे. आई डोंट नो फिर क्या हो जाता है या क्यों नहीं हो पाता है, बट आई थिंक इट्स ऑल अप टू यूथ के जागेंगे तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ करके भी दिखाएंगे. सो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. So you just finished watching this interesting video with Arpit Bedi. For more such interesting conversations, keep watching That's a Podcast.